तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कंटिन्यू लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए साइंस रिलेटेड वीडियोस क्लास 10th के लिए और सभी क्लासेस के लिए। स्पेशली हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को टारगेट कर रहे हैं और साथ में फिजिक्स की सारी वीडियो को कंटिन्यू एक एक करके डाल रहे हैं अपने चैनल पर। तो उसी सीरीज में हम लोग अपनी अगली वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग किन चीज़ों को कवर करेंगे वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दिया है। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएँ आखिर ये पढ़नी क्यों है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। मेरे पास गोलीय दर्पण थे और गोलीय दर्पण में मैंने आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दिखाए थे। और मैंने आपको बताया था, एक बार पुराना रिकैप कर लेते हैं, कि दर्पण बनने से पहले का प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है। एक ऐसी शीट होती है, थोड़ी क्या होती, गोलीय होती, वक्राकार होती है। फिर उसके एक तरफ का पारे की कलाई कर दी जाती है, जिसके कारण दूसरे तल में आपको आपका चेहरा दिखाई देने लगता है। तो जिस हिस्से में आपको चेहरा दिखाई देने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। और जिस तरफ पारे की कलाई की जाती है उसको क्या बोला जाता है, कलाई तल कहा जाता है। तो ये हमने सब कुछ देखा था। और जैसा हम पेंट कर देंगे, जिस सरफेस से हमने यानी जिस तल पर हमने पेंट किया है, अगर हमने मान लीजिए कि इधर की तरफ पेंट किया है, पीछे दबे हुए तल में पेंट किया है और उभरे हुए तल में हम अपना चेहरा देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए किस तरह का दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऐसा हमने बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। देखिए मेरे पास फिर दोबारा से दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने एक तो इस तरह का दर्पण दिखाया था, शायद आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें कैमरे के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप अगर गौर से देख रहे हो तो ये इस तरह का दर्पण है, जिसमें पेंट जो है पीछे की तरफ से है और साथ में ये दबा हुआ तल है। तो अब ये जो हमारे पास दर्पण है, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो क्रियाएं होंगी, यानी कि इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे, उन प्रतिबिंबों के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में समझना है। और ये प्रतिबिंब ऐसे ही क्यों बने, उसके लिए कौन से नियम निर्धारित किए गए, ये हम बारीकी से एक एक करके अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो देखते हैं, देरी न करते हुए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इन हम परिभाषाओं को समझेंगे एक एक करके। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ विशेष 7 परिभाषाएं हैं जो मैं आप लोगों को आज वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिनमें से पहली है आप लोगों की वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी आप लोगों की वक्रता त्रिज्या, तीसरा ध्रुव, चौथा मुख्य अक्ष, फिर दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। मैं स्पेशली आप लोगों से कहूंगा कि आप इन परिभाषाओं को बहुत ध्यान से याद रखेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण के द्वारक से ज़्यादा जरूरी है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। इन दो को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ये 2 परिभाषाएं आपके जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराऊंगा वहां बहुत हेल्प करेंगी। तो पहले मैं जल्दी से रफ कर देता हूं और फटाफट से आप इसको उतार लीजिए, जल्दी फटाफट से उतारिए। तो बच्चों हम लोगों ने रफ कर दिया जो पीछे लिखा हुआ था। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो आपको मैंने 7 परिभाषाएं मुझे जो आज समझानी है, उसमें से पहली परिभाषा आप लोगों की वक्रता केंद्र। आखिर होता क्या है वक्रता केंद्र, तो समझेंगे। आपको ये बता दूं, आप गणित या विज्ञान में कहीं भी पढ़ेंगे, आप ये जान लीजिए, जहां पर भी आप ये मान लीजिए कि अगर जितनी लाइन इस तरीके से मुड़ रही होगी, यानी सी अक्षर जैसा कुछ बन रही होगी, तो वहां हम एक शब्द बोलते हैं वक्र या वक्रता बोलते हैं उस चीज के लिए हम लोग। तो जितना ज़्यादा ये मुड़ेगी हम कहेंगे वह लाइन या वह तल बहुत ज़्यादा वक्रीय है। जितना कम मुड़ेगी वह तल उतना ही कम वक्रीय है। जैसे इस डायग्राम को बनाया और इसके कंपैरिजन में हमने इस तरीके से बनाया, तो आप देख रहे हैं मुड़ तो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ये वाला कम मुड़ रहा है। तो ये कम वक्रीय, ज़्यादा वक्रीय है। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे। समझिए डेफिनेशन में क्या चीज़ समझनी है। वक्रता केंद्र कहने के लिए इस परिभाषा में हम केवल केंद्र भी लगा सकते थे, लेकिन वक्रता केंद्र क्यों लगाया, आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि हम एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, कांच का खोखला गोला, और हम उसके क्या करते हैं, 2 पार्ट करते हैं। एक बड़ा पार्ट होता है, ये इसकी बाउंड्री यानी कि किनारे, किनारे से फिर हम सेंटर पार्ट पे आ गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। यहाँ से कट करने के बाद ये वाला हिस्सा हम लोगों ने निकाल दिया। ये अब हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए इसे प्रदर्शित करना है, तो इसको हम क्या दिखाते हैं, डेड डैश लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और ये हिस्सा हमारे लिए दर्पण बनाने योग्य है। तो हमने क्या किया, दर्पण बनाने के लिए 2 पार्ट किए, एक बड़ा पार्ट किया, एक छोटा पार्ट किया। तो जो हमने छोटा पार्ट किया है वही पार्ट, यानी कि जिस छोटा वाला हिस्सा जो हमने किया है, इसको हम दर्पण के लिए उपयोग में लेंगे। अब परिभाषा,
जब ये पूरा खोखला गोला कंप्लीट था, पूरा गोल था, तब हमने इस केंद्र बिंदु को नाम क्या दिया था? केवल केंद्र। याद रहे, जब ये पूरा कंप्लीट था तब हम इसको क्या बोल रहे थे? केंद्र। और अभी आपको बताया जहाँ पे भी क्या अंग्रेजी का कुछ सी अक्षर जैसा आप लोगों को दिखाई दे, जैसा ये देखेंगे जब हम इसको कट कर देंगे तो केवल इतना इतना रहेगा मेरे पास, बाकी नहीं रहेगा। कुछ सी अक्षर जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी कि हमारे पास जो दर्पण रहेगा कुछ इतना सा रहेगा। तो अब ये जो दर्पण मेरे पास रहा कुछ सी अक्षर जैसे आकृति का अनुसरण कर रहा है, उसके आधार पर ये इसका एक पार्ट है, ये जो हमने पूरा गोला लिया उसका एक पार्ट रह गया। जब इसी अक्षर जैसा रहेगा तो इसी केंद्र को, जो पूरे गोले का केंद्र था दर्पण के लिए, यही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और इसको भी हम सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और डेफिनेशन भी हम लोगों ने ऐसे ही बनाई, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख देते हैं फटाफट से डेफिनेशन को। उस गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, जिसका कि दर्पण, ऐसे लिखे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक भाग है। बेटा गोलीय दर्पण में दोनों तरह के दर्पण आते हैं, यानी कि ये डेफिनेशन दोनों तरह के दर्पणों के लिए मान्य है। जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, क्योंकि हमने दो पार्ट किए थे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जिसका कि दर्पण गोलीय दर्पण एक भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को ही, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि किसका केंद्र कहाँ होगा, दोनों दर्पणों का चित्र बनाते हुए समझें इसे। तो हम देख रहे हैं, अगर हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा? अवतल दर्पण। और आपको मैंने मुख्य तौर पर बता दिया था, आप कोई भी दर्पण लेंगे उसमें परावर्तक तल को किस ओर रखेंगे? याद करें, परावर्तक तल को आप हमेशा अपने लेफ्ट साइड रखेंगे। तो देखेंगे यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण का एक डायग्राम। बार बार कह रहा हूं बच्चों, ये याद रखना आप लोगों को, दर्पण को जब भी आप बनाएंगे, अपनी कॉपी पे बनाएंगे या पेपर में बनाएंगे, तो आप हमेशा उसका परावर्तक तल किस ओर रखेंगे? अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है दर्पण का, ये एंड पॉइंट M1 M2, और एक आपको मैंने कहा था एक लाइन जाती है, चलो दोबारा से बनाते हैं। तो बेटा ये एक पॉइंट होगा जिसको हम P बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन आगे आने वाली है, फिलहाल अभी हम समझते हैं। तो अगर आप जान रहे होंगे, इसको पूरा हम गोल करेंगे तो कुछ इस तरीके से गोल होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के आगे होता है। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। याद रखें, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है कहाँ होता है? दर्पण से आगे की ओर होता है, यानी परावर्तक तल के आगे की ओर होता है। अब दूसरा, हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बना लिया, अब उत्तल दर्पण के डायग्राम पर आ जाते हैं। तो बेटा ये आप लोगों के लिए हो गया उत्तल दर्पण M1 M2। इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा हमने परावर्तक तल किस ओर रखा है? लेफ्ट साइड में रखा है। और पेंट वाला तल यानी कलई तल कहाँ रखा है?
राइट हैंड साइड पर रखा है। अब इसको भी अगर हम पूरा एक सर्कल जैसा कंप्लीट कर लें, एक गोला बना लें, तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर पॉइंट है समथिंग यहाँ कहीं आएगा। मैंने एग्जैक्टली तो गोला नहीं बनाया, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। तो इसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, अब बाकी का तो है नहीं। तो इस वाले पॉइंट को जब पूरा कंप्लीट अगर ये गोला होता, खोखला गोला होता, तो इसको केंद्र बोलते, लेकिन अब नहीं है। दर्पण के लिए ये किसी चीज का काम कर रहा है, वक्रता केंद्र का, वक्रता केंद्र। और याद रखें दोनों के लिए ही इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्या है, वक्रता केंद्र। बेटा ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे इसकी फटाफट से डेफिनेशन भी हम लोग लिखने वाले हैं। ये मुख्य अक्ष, ये भी मुख्य अक्ष। तो ये हम लोगों ने, ये है उत्तल दर्पण के लिए। तो इन डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र अवतल दर्पण के परावर्तक तल के आगे होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। तो जल्दी से फटाफट से इसको बनाएं, जल्दी से उतारें, फिर हम इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। जल्दी से बनाएं आप। तो बच्चों हम लोगों ने डेफिनेशन उतार दी है। जो अगली हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के बारे में अब हम समझेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वही डेफिनेशन है जो पीछे लिखी थी। जैसे हमारे पास पूरा क्या था, वो खोखला गोला था, और उस खोखले गोले की ही त्रिज्या को हम लोग दर्पण के लिए क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या। क्योंकि वो कंप्लीट गोला था तो त्रिज्या थी। अब गोला आधा हट गया है, मतलब यानी कुछ हट गया है, कुछ रह गया, कुछ पार्ट रह गया उसका। तो जो पार्ट रह गया उससे हमने क्या बनाया, गोलीय दर्पण बनाया, चाहे उत्तल दर्पण बनाया हो, अवतल दर्पण बनाया हो। तो उस दर्पण के लिए वही त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या बन गई, वक्रता त्रिज्या बन गई। तो डेफिनेशन भी ऐसे ही है इसकी। उस खोखले गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कुछ किताबों में मैंने देखा है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किताबों में स्मॉल आर से। हम ज़्यादातर अपने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम स्पेशली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये याद रखें। तो इससे प्रदर्शित करेंगे तो थोड़ा जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि आर किस चीज़ को हम कहेंगे। तो हमारे पास चलो ये परफेक्ट है शायद। ये सेंटर पॉइंट एक और बार बना लेते हैं। अब ये ठीक है। ये रहा सेंटर पॉइंट। तो अब हम अगर देख रहे हो, सबसे पहले हम किस दर्पण को ले रहे हैं, अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण के लिए हम इस साइड को डार्क शेडेड करेंगे, डार्क कर दिया इतना। बाकी हमारे लिए ये काल्पनिक है, और काल्पनिक चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग बिंदुदार रेखा का उपयोग करते हैं, आपको उस समय भी बताया था। अब ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र हमारे लिए बना, ये किसके लिए बना, अवतल दर्पण के लिए। इसमें पेंट कहाँ से करेंगे हम लोग, पीछे से। तो अब ये जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, आपको आदत हो जाएगी इसलिए बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट P कहा जाएगा, ये पॉइंट C कहा जाएगा। इस लाइन का नाम हम लोग देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। तो बच्चों जरा देखो कि इस C पॉइंट से लेकर के, और ये जो अगर पूरा खोखला गोला होता, इसकी बाउंड्री यानी कि जो आएगा, इसका जो लास्ट ये जो बाउंड्री आएगी, ये यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा, या यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा जो एंड तक। जैसे हम व्रत लेते हैं तो व्रत में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक उसी तरीके से इसमें कौन सी कहलाएगी, तो हमें ये नहीं लेना है क्योंकि ये रीजन तो है ही नहीं, तो इधर वाली लाइन तो हमें बनानी नहीं है। तो हम वक्रता त्रिज्या कहाँ से लेके कहाँ तक के लिए कहेंगे, तो आप समझें, क्योंकि आपको आगे बताया जाएगा कि जितनी भी दूरियां हम लोग दर्पण में नापेंगे वो कहाँ से नापते हैं, मुख्य अक्ष से ध्रुव के P से नापते हैं। तो आपके लिए इस P से लेकर के C तक के
ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाएगी आप लोगों के लिए? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये वाली जो दूरी होगी। ऐसे ही सेम यही काम हम इधर करेंगे। हमने इतने हिस्से को डार्क किया ताकि हम किसको दिखाना चाहते हैं? उत्तल दर्पण को। और इसमें भी हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे। सब कुछ वैसा ही, C हो गया ये मेरे लिए, ये पॉइंट P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। और बेटा ये वाला P से लेकर के ये C तक का जो डिस्टेंस है, P से लेकर के C तक की जो दूरी है, वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये देखें किस साइड में है? ये जो दर्पण लिया, दर्पण में P से देख, आप साइड कैसे डिसाइड करेंगे? P से डिसाइड करेंगे। P से ये R जो आपने लिया है किधर की तरफ है? राइट हैंड साइड में है। इम्पोर्टेंट याद रखें, जो हम उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या आती है, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या प्राप्त होती है, वो किधर की ओर होती है? हमें राइट हैंड साइड पर मिलती है। और यही क्या कहलाता है? इसे भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कहाँ होती है? जो हमारे लिए P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और ये किस साइड में होती है? दर्पण के परावर्तक तल के आगे, परावर्तक तल के आगे या परावर्तक तल के पीछे, ये भी लिख लें, परावर्तक तल के पीछे। और यहाँ कहाँ होता है? परावर्तक तल के आगे। आगे पीछे का हम डिसाइडेशन कहाँ से करते हैं? P पॉइंट से करते हैं। आप हर बार M1 M2 जरूर लिखा करें। तो ये हम लोगों ने बना लिया पूरी तरीके से। कहाँ से कट किया है? कट की वजह से हमने निशान भी लगा दिया। तो ये हम लोगों के लिए हो गई वक्रता त्रिज्या। अब अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा वो है दर्पण का ध्रुव। अब उसे समझेंगे, जिसको हम ये P बोल रहे हैं, P के बारे में समझेंगे। तो फटाफट से इसको उतारें, अपने नोट्स को कंप्लीटली बनाते चलें। फटाफट से उतारी, मैं इसको रफ करता हूं। तो बच्चों देखें, फिर अब हम आ गए हैं आपकी तीसरी डेफिनेशन पर, दर्पण का ध्रुव, और फिर फोर्थ डेफिनेशन मुख्य अक्ष। तो दोनों को समझते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो आपकी थोड़ी लेंथी हो रही है, तो जल्दी जल्दी फटाफट से समझते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किस चीज़ को कहा है हम लोगों ने? आपने जो दर्पण लिए थे, अब हम जितना दर्पण का हिस्सा केवल उतना बनाएंगे। तो आप अगर दर्पण लें, ये वाला दर्पण मेरे लिए कौन सा दर्पण बनेगा? फटाफट से बताएं आप लोग। ये बनेगा मेरे लिए अवतल दर्पण, अवतल